दोस्तों हाल ही में जियो हॉटस्टार पे इट वेलकम टू डेरी सीरीज प्रीमियर होने लगी है और इस सीरीज को एंडी मशेटी, बारबरा मशेटी और जेसन फुल मिलकर डेवलप करे हैं। अब दोस्तों इन्हीं लोगों ने 2017 वाली इट और 2019 वाली इट चैप्टर 2 फिल्मों को भी बनाया था। इनफैक्ट ये सीरीज उन फिल्मों की प्रीक्वल है। अगर आपको याद हो तो इट चैप्टर 2 की कहानी 2016 में सेट थी, देन इट की कहानी उससे 27 साल पहले 1989 में सेट थी। इसीलिए प्रीक्वल होने के कारण इट वेलकम टू डेरी की कहानी 1989 से 27 साल पहले यानी 1962 में सेट है। याद है ना, पेनीवाइज हर 27 साल के गैप पे आता है। अब इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स रहने वाली हैं जो कि वीकली पब्लिश होंगी और ऐसे में मेरा प्लान है कि मैं हर 2 एपिसोड्स को मिला के एक वीडियो लेकर आऊंगा। यानी कि आज की वीडियो में हम पहले 2 एपिसोड्स की कहानी को जानेंगे क्योंकि अब तक 2 एपिसोड्स ही आई हैं। और हाँ, जैसे जैसे नई एपिसोड्स आती रहेंगी मैं वीडियोस लाता रहूंगा। वैसे अगर आप इट वाली किताब पढ़ना चाहते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग किताब है, काफी बड़ी सी किताब है, तो उसका लिंक मैं प्रोडक्ट सेक्शन में डाल दूंगा। अगर आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। So now with that said, let's roll the intro. So like I said, इस सीरीज की कहानी 1962 में सेट है और पहले एपिसोड में हमें एक थिएटर का सीन दिखाया जाता है। इस थिएटर में हम मैटी क्लेमेंट्स नामक बच्चे को देखते हैं जिसके मुंह में पैसिफायर था। पैसिफायर बोले तो वो चूसने वाली चीज होती है ना, जिसे यूजुअली बहुत छोटे बच्चे मुंह में लिए रहते हैं। खैर मैटी मूवी देख रहा होता है और तभी थिएटर का एक स्टाफ कैल मैटी को यहाँ से निकलने को कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैटी बार बार इस थिएटर में छुप के घुस जाता था ताकि वो फ्री में फिल्म देख सके। पकड़े जाने पे मैटी भागता है और वो बाहर कॉमन एरिया में जाके छिप जाता है। यहाँ रॉनी ग्रोगन नामक एक बच्ची उसे छुपते हुए देखती है, लेकिन रॉनी कैल को मैटी का लोकेशन नहीं बताती। रादर वो कैल को उल्टे डायरेक्शन में भेज देती है। अब दोस्तों रॉनी के पिता हैंक ग्रोगन इसी थिएटर में काम करते थे और उनका काम मोस्टली सिनेमा रील्स को चलाना और बदलने का है। जो भी हो, कैल के दूसरी तरफ जाते ही मैटी दौड़ते हुए थिएटर से निकल के बाहर भाग जाता है। इसके बाद मैटी ठंडी रात में अकेले चलते हुए डेरी शहर से बाहर जा रहा होता है। वो लिफ्ट लेना चाह रहा था और तभी एक कार वाले मैटी को लिफ्ट देते हैं। इस कार में एक फैमिली थी जिसमें हस्बैंड, प्रेग्नेंट वाइफ और 2 बच्चे थे। ये लोग मैटी से पूछते हैं कि उसका घर कहाँ है या फिर वो कहाँ जाना चाहता है और इस पे मैटी रिप्लाई करता है कि वो कहीं भी जाएगा एक्सेप्ट डेरी। ऐसे में ये फैमिली वाले कार ड्राइव करना शुरू करते हैं और ये लोग मैटी से बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। वाइफ कहती है कि उनका छोटा बेटा आजकल हर कुछ स्पेल करते रहता है। इनफैक्ट वो लड़का अपनी मॉम के कहने पे कई वर्ड्स को स्पेल करने भी लग जाता है। लड़के की एक बड़ी बहन भी थी जो कि अजीब बिहेव कर रही थी। वो अपने टिफिन में कुछ स्लाइमी सा चीज टच करती है, देन गंदे हाथ से मैटी को छूने की कोशिश करती है। ना धीरे धीरे चीजें थोड़ी वियर्ड होने लगती है, स्पेशली तब जब छोटा लड़का ट्रबल वर्ड को स्पेल नहीं कर पाता। ना ये ट्रबल वर्ड इसलिए खास थी क्योंकि जब मैटी थिएटर में मूवी देख रहा था तो वहाँ एक सॉन्ग था जिसमें ट्रबल वर्ड बार बार आता था। ना एकदम से पूरी फैमिली ट्रबल वर्ड बार बार एक साथ बोलने लग जाती है और इससे मैटी घबरा जाता है। इनफैक्ट मैटी देखता है कि उनकी कार तो वापस डेडी टाउन में ही एंट्री ले रही थी। इस पॉइंट तक हम व्यूअर्स को आइडिया लग जाता है कि मैटी जिस कार में बैठा है वो नॉर्मल फैमिली की गाड़ी नहीं है, रादर ये पेनीवाइज का खेल है। इनफैक्ट तुरंत बाद ये पूरी फैमिली आउट आउट चिल्लाने लगती है और प्रेग्नेंट वाइफ कार में ही बच्चे को जन्म देने लगती है। बच्चा निकल भी जाता है और ये बच्चा एक्चुअली में एक बेबी डीमन जैसा था जिसके पास पंख वगैरह थे। डीमन बेबी मैटी पे हमला करता है और हमें मैटी का पैसिफायर दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए पास के वाटर बॉडी में गिरता है। ऑफ कोर्स ये वाटर बॉडी डेरी के सुअर से कनेक्टेड था। इट वाज क्लियर कि मैटी पेनीवाइज का शिकार हो गया और यहाँ पे फाइनली सीरीज की इंट्रो टाइटल आती है। अब यहाँ से कहानी 4 महीने बाद की आती है, यानी कि अप्रैल 1962 की, जहां हम फिल माल्किन नामक बच्चे को देखते हैं। फिल अक्सर अपनी दूरबीन से ढेर सारे मिलिट्री प्लेन्स को पास के एयरबेस पे लैंड होते हुए देखता था। मतलब उसे प्लेन्स वगैरह में शौक था, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही प्लेन्स लैंड हो रही थी और इससे वो ढेर सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज बना रहा था। लाइक इतने सारे प्लेन्स आजकल इसलिए डेरी के पास लैंड हो रहे हैं क्योंकि रेड प्लैनेट से विजिटर्स पृथ्वी पे आ गए हैं और ऐसे ही कुछ बचकानी बातें। फिल ये सब बातें अपने दोस्त टेडी को बोलता रहता था और टेडी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। वहीं रिसेंटली जो प्लेन लैंड हुई थी उसमें से मेजर लेरॉय हैनलन और कैप्टन रूसो निकलते हैं जो कि पहले कोरिया में कमीशन थे। बाय द वे कैप्टन रूसो को हम पॉली नाम से बुलाएंगे और ये दोनों एयरफोर्स में थे। इन दोनों का स्वागत कर्नल फुलर करते हैं जो कि बताते हैं कि सोवियत एयरबेसेस से सबसे नजदीक अमेरिकन एयरबेस यही है और इस एयरबेस से जुड़ा एक ही टाउन है विच इज डेडी। अब दोस्तों इस एयरबेस पे एक
स्पेशल क्लासिफाइड प्रोजेक्ट भी चल रहा था जिसके बारे में कर्नल फुलर हैनलन या पॉली को नहीं बताते। एनीवेज हैनलन टेम्पररी बेस पे ही रहने वाला था जब तक उसका डेरी में घर वगैरह सेट नहीं हो जाए। तो यहाँ से मेजर लीरॉय हैनलन एयरबेस के अंदर जाते हैं जहाँ सारे एयरमैन उन्हें सैल्यूट करते हैं एक्सेप्ट एक एयरमैन जिसका नाम था मास्टर्स। दरअसल मास्टर्स रेसिस्ट बंदा था और वो हैनलन को इसलिए सैल्यूट नहीं कर रहा था क्योंकि हैनलन ब्लैक थे। ऐसे में जनरल शॉ यहाँ आते हैं और वो मास्टर्स को कोर्ट मार्शल की धमकी देते हैं जिससे जबरन मास्टर्स हैनलन को सैल्यूट करता है। अब दोस्तों सिंस ये सीरीज 1962 में सेट है तो यहाँ रेसिज्म को लेके कई सीन्स रहने वाली हैं एज उस दौरान यूएस में रेसिज्म काफी ज्यादा था। खैर इस सब के बाद जनरल शॉ हैनलन से कहते हैं कि वो उनसे मिलने अगले दिन 3 बजे आए। यहाँ हम एक और ब्लैक आर्मी पर्सनल को देखते हैं जिसका नाम है डिक हैलरन। अब जिन्हें हैलरन याद नहीं उन्हें मैं याद दिला दूं कि हैलरन द शाइनिंग यूनिवर्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसे स्टीफन किंग ने एक साइकिक शेफ के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। उसके पास द शाइन नाम की एक स्पेशल एबिलिटी है, एक तरह का टेलीपैथिक पावर जिससे वो लोगों के इमोशंस, थॉट्स और कभी-कभी फ्यूचर भी फील कर सकता है। हैलरन ओवरलुक होटल में हेड शेफ था जहां पे उसकी पहली मुलाकात डैनी टॉरेंस के साथ होती है जिसके पास भी ये पावर थी, मतलब ये शाइन वाली पावर। जब जैक टॉरेंस होटल में पागलपन में चला जाता है तो हैलरन ही वो इंसान था जो डेंजर को फील करके वापस आता है डैनी और वेंडी को बचाने के लिए। बाद में डॉक्टर स्लीप में भी उसकी स्पिरिट डैनी को गाइड करती है जैसे एक मेंटोर हो। अब क्योंकि ये सीरीज 1962 में सेट है और शाइनिंग मूवी प्लस इट स्टीफन किंग की यूनिवर्स यानी किंगवर्स का हिस्सा है तो हम यहाँ हैलरन को देख पा रहे हैं। जरूर हैलरन यहाँ अपनी शाइन का इस्तेमाल करके कुछ तो ढूंढ रहा है लेकिन वो क्या ढूंढ रहा है वो आपको आगे पता लगेगा। फॉर नाउ मैं बस इतना बता दूं कि हैलरन शाइन को एज गिफ्ट के रूप में देखता है ना कि कर्स की तरह। खैर यहाँ से सीन हाई स्कूल का आता है जहाँ बोर्ड पे बर्ट द टर्टल सेज डक इन कवर लिखा था। अब भले ये सिंपल कोट लगता है, इनफैक्ट स्कूल के अंदर हम एक बंदे को भी देखते हैं जो कि टर्टल कॉस्ट्यूम में था, डक इन कवर कह रहा था। लेकिन अगर आप इट यूनिवर्स के बारे में जानते हैं तो आपको मैटरिन के बारे में जरूर पता होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मैटरिन एक कॉस्मिक एंटिटी है जो स्टीफन किंग के इट यूनिवर्स का हिस्सा है। ये एक जायंट सेलेस्टियल टर्टल है जिसे यूनिवर्स का क्रिएटर माना जाता है। बेसिकली उसने पूरे कॉस्मोस को अपने शेल से वॉमिट करके क्रिएट किया था। मैटरिन गुड साइड का रिप्रेजेंटेटिव है जबकि पेनीवाइज या इट उसके ऑपोजिट इविल का सिंबल है। मैटरिन ने इट से या पेनीवाइज से कभी डायरेक्ट फाइट नहीं की है पर उसने बिल डेनब्रॉक को रिचुअल ऑफ चड के थ्रू गाइड किया था ताकि वो पेनीवाइज का सामना कर सके। सिंबॉलिकली मैटरिन विजडम और बैलेंस का एम्बॉडीमेंट है और वो हर चीज को नेचुरल ऑर्डर में रहने देता है जब तक कोई कॉस्मिक इम्बैलेंस जैसे कि इट उसे डिस्टर्ब ना करे। अब क्योंकि मैटरिन टर्टल है तो हमें हमेशा इट मूवीज या सीरीज में टर्टल के रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू स्कूल, यहाँ हम लिली बेनब्रिज नामक लड़की से मिलते हैं जिसे स्टूडेंट्स बुली कर रहे होते हैं। आई मीन लिली के लॉकर में सब पिकल्स का जार रख दिए थे जिससे जैसे ही वो लॉकर खोलती है पिकल का एक जार नीचे गिरता है। लिली की इकलौती दोस्त मार्ज उसे संभालती है और मार्ज के हाव भाव से हम समझ पाते हैं कि भले वो लिली की केयर करती है लेकिन मार्ज को खुद पॉपुलर लड़कियों के ग्रुप में सम्मिलित होना है और क्योंकि लिली से तो सब दूर भागते हैं तो मार्ज के लिए लिली के साथ फ्रेंडशिप को मेंटेन करना कठिन होता जा रहा था। नाउ लिली को बच्चे पिकल जाज से इसलिए चिढ़ाते थे क्योंकि लिली के साथ एक बहुत ही बुरी घटना हुई थी। इस घटना के बारे में हमें एक फ्लैशबैक के थ्रू बताया जाता है। फ्लैशबैक में हम लिली को मैटी के साथ देख पाते हैं जहां दोनों एक सीक्रेट रूफटॉप जैसी जगह पे जाते हैं। अब यहाँ यूं तो किसी का आना अलाउड नहीं था लेकिन गार्ड इस जगह के डोर्स को लॉक नहीं करता था तो ऐसे में मैटी और उसके दोस्त फिल और टेडी अक्सर यहाँ आया करते थे। खैर यहाँ लिली और मैटी कुछ चॉकलेट्स ओपन करते हैं जिसमें कुछ टॉयज थे और इसमें मैटी को टर्टल मिलता है और लिली को रॉकेट शिप। मैटी यहाँ लिली के साथ अपनी टॉय एक्सचेंज कर लेता है जो कि हाइंडसाइट में देखा जाए तो उसे नहीं करना चाहिए था। आई मीन मैटी को तो पेनीवाइज निपटा दिया लेकिन अगर शायद उसके पास टर्टल रहता तो ऐसा नहीं होता। खैर लिली मैटी को बताती है कि उसके पिता विली बाउ के एक जारिंग प्लांट में काम करते थे, मतलब वो प्लांट होता है ना जहाँ जाज बनाया जाता है, देन उसमें चीजें भरी जाती है जैसे कि पिकल्स एंड ऑल। तो एक दिन लिली और उसकी माँ प्लांट को विजिट करती है और ये लोग लिली के पिता के साथ प्लांट से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी लिली को याद आता है कि वो अपना कुछ मूड रिंग प्लांट अंदर ही भूल आई है। ऐसे में लिली के पिता लिली का ये खिलौना लाने अंदर गए और तभी अंदर एक मशीन जाम हो गई। लिली के पिता मशीन को फिक्स करने लगे और उन्हें लगा कि वो मशीन के पावर को कट कर दिए हैं लेकिन एकदम से वो गियर्स में फंस गए। देन मशीन चल पड़ी जिससे वो पिस के समाप्त हो गए। इससे उसको लिली के जो स्कूल मेट्स थे वो सहानुभूति दिखाने के बजाय लिली को पिकल जार से चिढ़ाते हैं। वहीं लिली खुद को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानती है क्योंकि वही अपने पिता को अपनी टॉय वापस लाने की फैक्ट्री के अंदर दोबारा भेजी थी। मैटी यहाँ लिली को शांत करता है। देन यहाँ फायरवर्क्स होती है जिसे देख के मैटी लिली को किस करने बढ़ता है लेकिन लिली पीछे हट जाती है जिससे मैटी एम्बैरस होकर वहां से निकल लिया था। अब उसी दिन मैटी गायब हुआ था यानी कि इसके बाद मैटी थिएटर गया होगा और फिर मैटी के साथ आगे क्या हुआ वो तो हम पहले सीन में देख ही रखे हैं। सो यस, प्रेजेंट में लिली मैटी को मिस करती है क्योंकि उससे मिलने के बाद ही मैटी गायब हुआ है। लिली आज भी वो टर्टल
वाली टॉय संभाल के रखी है और हम व्यूअर्स ये भी जान पाते हैं कि अपने पिता की मौत के बाद लिली किसी जुनिपर हिल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में कुछ दिन के लिए भर्ती हुई थी और उसका वहां का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा हॉरिबल था। लिली कुछ भी करके वापस जुनिपर हिल तो नहीं जाना चाहती थी। हम ये भी समझ पाते हैं कि लिली अब तक एक बार भी अपने पिता के सेमेट्री नहीं गई है क्योंकि वो अब तक उस बात को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। वहीं लिली की माँ अब लिली का कुछ ध्यान नहीं रखती। इनफैक्ट शायद वो लिली को कुछ खास पसंद भी नहीं कर रही है। जो भी हो, यहाँ लिली को अपने बाथरूम के सिंक से एक आवाज आती है जो कि मैटी की आवाज लग रही थी। देन लिली को सिंक से ट्रबल ट्रबल वाला गाना सुनाई देता है। इनफैक्ट लिली को टब के सिंक में 2 उंगलियां भी दिखती हैं। इससे लिली डरते हुए चिल्लाती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले दिन लिली ये बात अपने दोस्त मार्ज को बताती है, लेकिन मार्ज लिली पे भड़क जाती है, सेइंग कि तुम ऐसी ही फालतू बातें करती हो। मार्ज चाहती थी कि लिली नॉर्मल लड़कियों की तरह पैटी और बाकी पॉपुलर गर्ल्स के ग्रुप को ज्वाइन करे, मतलब नॉर्मल बिहेव करे, लेकिन लिली के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए इन दोनों के बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती है ना। उस दिन जब टेडी और फिल अपनी सीक्रेट वाली जगह पे आते हैं तो लिली वहां उनका इंतजार कर रही थी। लिली को देख दोनों शॉक्ड थे कि आखिर लिली ये प्लेस कैसे जानती है और लिली रिवील करती है कि उसे मैटी इस जगह के बारे में बताया था। देन लिली इन्हें मैटी से जुड़ी सारी बातें बताती है, इंक्लूडिंग दिस कि कल रात उसे सिंक से मैटी की आवाज आई और एक सॉन्ग सुनाई दी। ऑफ कोर्स फिल और टेडी लिली की बातों का यकीन नहीं करते, जिससे लिली अपसेट होकर निकल लेती है। वहीं दूसरी तरफ लीरॉय हैनलन मिलते हैं जनरल शॉ से, जहां शॉ बताते हैं कि हैनलन का काम है B-52 जहाज को टेस्ट करना और जरूरत पड़ने पे दुश्मन के घर में घुस के हमला करना। इनके बीच थोड़ी बातचीत होती है जिससे हम समझ पाते हैं कि हैनलन एक बहुत ही बहादुर और निडर पायलट है। वहीं अगर टेडी की बात की जाए तो वो एक स्ट्रिक्ट ज्यूइश फैमिली से आता है जहां ऊट पटांग बातें करने की कोई गुंजाइश नहीं है। टेडी अगर पूछ भी लिया कि क्या किडनैपर्स बच्चों को किडनैप करके सुअर्स में रखते हैं तो टेडी के पिता उस पर गुस्सा करते थे और उसका बड़ा भाई भी उसे जज करता था। टेडी के पिता उससे कहने लगते हैं कि कैसे ज्यूस के साथ कितना बुरा हुआ है, ज्यूस प्रिजनर के स्किन को लैंप शेड्स की तरह यूज किया जाता था एंड ऑल दैट। अब उस तरह जब टेडी कॉमिक्स पढ़ रहा होता है तो अचानक से उसका लैंप फ्लिकर करता है। देन ये लैंप जिंदा होता है, जहां ऐसा लग रहा था मानो लैंप शेड में वाकई स्किन्स वगैरह हैं विद आईज एंड ऑल। ये लैंप रोल करके टेडी की तरफ आता है जिससे टेडी चिल्लाता है, लेकिन तभी टेडी का भाई उसके कमरे में आता है एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल। ऐसे में अगले दिन टेडी, फिल और लिली वापस सीक्रेट स्पॉट में मिलते हैं और इस पॉइंट पे सभी को यकीन हो गया था कि वाकई कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग लाइब्रेरी में उस दिन की न्यूज़पेपर ढूंढते हैं जिस दिन मैटी गायब हुआ था और यहाँ इन तीनों के साथ फिल की छोटी बहन सूजी भी थी। फाइनली इन्हें वो न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें सिनेमा हॉल मेंशन्ड था और कैसे सिनेमा हॉल में रॉनी ग्रोगन नामक बच्ची मैटी को इनिशियली देखी थी। ऐसे में ये लोग रॉनी से बात करने जाते हैं, लेकिन रॉनी इनसे बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैटी के गायब होने के बाद पुलिस कई बार रॉनी से पूछताछ करी थी। इनफैक्ट पुलिस तो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो लोग ब्लेम रॉनी के पिता हैंक पे डाल दें। ऑफ कोर्स ऐसा इसलिए क्योंकि हैंक ब्लैक है, लेकिन फिर रॉनी इन बच्चों को बात करते सुनती है कि इन्हें पाइप से आवाजें आती हैं और ऐसे में रॉनी वाज इंटरेस्टेड क्योंकि उसे भी पाइप से अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती थी। दूसरी तरफ जब हैनलन रात को सो रहा होता है तो 3 मास्क्ड लोग उस पे हमला कर देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मास्क्ड लोग सोवियत वाले हैं जो कि हैनलन पे पिस्टल तान के उससे B-52 प्लेन की डिटेल्स मांग रहे थे। अब हैनलन पक्का देशभक्त था और वो डिटेल्स देने से मना कर देता है। ऐसे में अटैकर्स उस पे गोली चलाने ही वाले थे कि कमरे में पॉली आ जाता है जो कि इन अटैकर्स पे हमला कर देता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता देख अटैकर्स फौरन यहाँ से भाग निकलते हैं। कमिंग बैक टू किड्स, रॉनी सबको लेके यानी टेडी, फिल, लिली और सूजी के साथ कैपिटल थिएटर जाती है ताकि ये लोग उस ट्रबल वाले सॉन्ग को आइडेंटिफाई कर सकें जो कि लिली सुनी थी। रॉनी के हिसाब से ये गाना द म्यूजिक मैन मूवी का है जो कि मैटी उस दिन देख रहा था। रॉनी थिएटर ओपन करती है, देन रील लगाती है, जिसके बाद बच्चे फिल्म देखना शुरू करते हैं। फिल्म में वाकई वो गाना था और यहाँ टेडी और फिल इमोशनल होते हैं क्योंकि मैटी के जिंदा रहते ये दोनों उसके अच्छे दोस्त नहीं थे। इनफैक्ट ये लोग तो मैटी के बर्थडे तक में नहीं गए थे। तभी एकदम से इन्हें फिल्म के अंदर मैटी दिखता है और ये लोग मैटी को पुकारने लगते हैं। मैटी फिल्म के अंदर से इन्हें देखता है और हम उसके हाथ में एक रैप्ड बच्चे को देखते हैं। मैटी कहता है कि तुम लोग मेरे साथ नहीं थे और फिर वो पेनीवाइज की तरह स्माइल करता है, देन अपने हाथ वाले बच्चे को निकालता है। दोस्तों ये वही उड़ने वाला बच्चा था जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था और ये बच्चा स्क्रीन से बाहर निकल के सब पे अटैक कर देता है। सभी बच्चे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ये उड़ने वाला मॉन्स्टर एक एक करके इन्हें खा जाता है। बचती है तो सिर्फ लिली और रॉनी जो कि किसी तरह थिएटर से भाग के निकल पाती हैं। इनफैक्ट लिली तो बाकियों के खून से लथपथ थी और उसके हाथ में सूजी का कटा हुआ हाथ था। यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अब दोस्तों सेकंड एपिसोड के शुरुआत में हम व्यूअर्स लिली को देखते हैं जिसे वही थिएटर वाले कांड का नाइट में आता है। थिएटर में जो कुछ हुआ वो रियल था, विच मीन्स कि टेडी, फिल और सूजी वाकई में पेनीवाइज का शिकार हो गए हैं। वहीं शहर की पुलिस काफी परेशान है क्योंकि 3 बच्चे गायब हो चुके थे जहां उनकी लाश तक नहीं मिला है तो बस ढेर सारा खून जो कि थिएटर में था और जो कि लिली के ऊपर भी था। अब पुलिस वाले इसका इल्जाम
हैंक पे डालना चाह रहे थे, क्योंकि एक तो हैंक ब्लैक है और दूसरी बात कि हैंक ही वहाँ थिएटर वाली जगह पे काम करता है। लेकिन अब तक पुलिस को हैंक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया है, क्योंकि लिली और रॉनी क्लियरली अपने बयान में बोल चुकी हैं कि हैंक घटना के वक्त थिएटर में नहीं था। मोरओवर हैंक के पास एक परफेक्ट एलिबाई भी है, विच इज हिज मदर, जो कि पुलिस से कह चुकी है कि उस रात घटना के वक्त पे हैंक उनके साथ घर पे था। इसी सब के कारण हैंक के परिवार में बहुत टेंशन है, जहाँ हैंक की माँ काफी परेशान है और वो हैंक से झगड़ा करती है। झगड़ा इसलिए क्योंकि हैंक के घर के बाहर हमेशा पुलिस उन पे नजर रख रही है और हैंक की माँ का कहना है कि पुलिस वाले किसी तरह ये इल्जाम हैंक पे डाल ही देंगे। ऐसे माहौल में हैंक की बेटी रॉनी भी बहुत ज्यादा परेशान है। इनफैक्ट रॉनी डरी हुई है कि कभी भी पुलिस वाले किसी बहाने से उसके पिता को अरेस्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ हैनलन फाइनली डेडी के घर में शिफ्ट होते हैं और यहाँ उनकी फैमिली भी आती है। फैमिली में हैनलन की वाइफ शार्लेट थी और उनका बेटा विल था। विल एक बहुत ही स्मार्ट लड़का था, जिसे साइंस में न सिर्फ रुचि थी बल्कि काफी अच्छी नॉलेज भी थी। लीरॉय हैनलन और शार्लेट हैनलन यहाँ अपने एक नेबर को भी वेव करते हैं, लेकिन नेबर कुछ जवाब नहीं देती। ये अगेन डेरी टाउन के अंदर चल रही हेवी रेसिज्म की तरफ इशारा है। जो भी हो, स्कूल में हम मार्ज को देखते हैं, जो कि पैटी और उसके ग्रुप में वाहवाही के लिए लिली तक की बुराई करने लग गई थी। ये लड़कियां जब स्कूल में रॉनी को देखती हैं तो उसके पीछे भी बातें बनाती हैं, सेइंग कि कैसे उसके पिता टेडी, फिल और सूजी को खत्म करके बॉडी छुपा दिए होंगे। एनीवेज, क्लास में मार्ज फिर से लिली को समझाती है कि वो पैटी के ग्रुप ज्वाइन कर ले, लेकिन लिली मार्ज पे भड़क जाती है, सेइंग कि उसके 3 दोस्त खत्म हो गए हैं और मार्ज को अब तक पॉपुलर लड़कियों की चापलूसी से फुर्सत नहीं मिल रही। अब इनके क्लास में ही विल हैनलन आता है, जो कि डे 1 पे ही लेट हो गया था और ऐसे में क्लास टीचर उसे डांटती है। बच्चे तुरंत ही विल को बुली भी करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ लीरॉय हैनलन को कर्नल फुलर बताते हैं कि उस रात जिन लोगों ने हैनलन पे हमला किया था उसमें एक बंदा वो रेसिस्ट मास्टर्स था। मास्टर्स के पास से हमले वाले हथियार बरामद हुए हैं और फिलहाल उसकी इंटरोगेशन चल रही है ताकि बाकी 2 लोगों का भी पता लगाया जा सके। ये सुन के हैनलन को थोड़ा शक होता है, क्योंकि कहीं न कहीं हैनलन को लग रहा था कि हमला करने वाले बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थे, जबकि मास्टर्स तो एक बेकार एयरमैन है। इन शॉर्ट, वैसा हमला करना मास्टर्स के बस की बात ही नहीं थी। जो भी हो, हैनलन यहाँ कर्नल फुलर से उस पिस्टल का मॉडल पूछ लेता है जो कि उस पे ताना गया था, विच वाज मैकारोव PM, ओल्ड सोवियत वेपन। इसके बाद सीन शार्लेट पे जाता है, जो कि टाउन में घूम रही होती है और यहाँ हम पॉल बनियन की मॉन्यूमेंट यानी स्टैचू बनते हुए देखते हैं। टाउन के कई लोग इसके विरोध में थे और इसके पोस्टर पे अंडे फेंक रहे थे। अब यहाँ मैं आपको पॉल बनियन स्टैचू के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पॉल बनियन स्टीफन किंग के इट यूनिवर्स का एक सिंबॉलिक और क्रीपी कैरेक्टर है, जो असल में एक अमेरिकन फोकलोर से लिया गया है। फोकलोर में पॉल बनियन एक जायंट लंबरजैक था, जो कि एक हीरो की तरह फॉरेस्ट और माउंटेन्स का प्रोटेक्टर माना जाता था। लेकिन इट में किंग ने उसका डार्क वर्जन दिखाया है। डेरी के टाउन सेंटर में पॉल बनियन का एक बड़ा सा स्टैचू है, जो कि नॉर्मली हार्मलेस लगता है, लेकिन इट मूवीज में हमने देखा है कि जब पेनीवाइज अपने इल्यूजन पावर का इस्तेमाल करता है तो ये स्टैचू बिली डेनब्रो के दोस्त रिची टोजियो को अटैक करता है। ये सीन एक्चुअली बताता है कि इट किसी भी ऑब्जेक्ट का रूप ले सकता है जो फियर से कनेक्टेड हो। तो एक तरह से पॉल बनियन का जो ये स्टैचू है वो डेरी के फेक पीसफुल इमेज का सिंबल है, मतलब सरफेस पे इनोसेंट लेकिन अंदर से टेरिफाइंग। अब क्योंकि डेरी में हमेशा अजीब चीजें होती रहती है, तो इससे यहाँ की जनता में काफी अनरेस्ट है, तो लोग इस स्टैचू के विरोध में थे, एज ये फेक होप जैसा है। और इन जनरल लोगों को ये बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे डेरी में लोग इतना ज्यादा गुस्सा में ही क्यों रहते हैं, इस पे हम इसी वीडियो के थ्योरी सेक्शन में बात करेंगे। फॉर नाउ शार्लेट स्टैन नामक बंदे के दुकान पे ब्रेड लेने जाती है। तभी बाहर वो कुछ बच्चों को देखती है जो कि एक दूसरे बच्चे को दौड़ा के पीट रहे थे। सरप्राइजिंगली टाउन का कोई भी इंसान उस पिट रहे बच्चे की मदद नहीं कर रहा था। शार्लेट फौरन उसकी मदद करने जाती है, लेकिन वो गुंडे बच्चे शार्लेट को ही घूरने लगते हैं। इनफैक्ट टाउन के लोग भी शार्लेट को ही घूर रहे थे, एज इफ वही गलत कर रही हो। इतने में पिट रहा बच्चा भागता है और बाकी बच्चे भी उसके पीछे जाते हैं। नाउ उस रात शार्लेट ये सारी बातें अपने पति हैनलन और अपने बेटे विल के सामने भी रखती है, लेकिन हैनलन उसे इस सबसे दूर रहने कहता है। वहीं विल भी डिनर टेबल पे ज्यादा एक्टिव नहीं था, क्योंकि स्कूल में तो वो बुली हुआ था, ऑल्दो वो बुली होने वाली बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताता। इन सीन से हम समझ पाते हैं कि शार्लेट एक ऐसी लेडी है जो कि पीछे हटने वालों में से नहीं है। आई मीन वो बुरे को फेस पे बुरा कहेगी और अच्छे लोगों का साथ देगी। यहाँ से सीन रॉनी पे शिफ्ट होती है, जो कि अगेन अपने पिता और अपनी दादी को लड़ते हुए सुनती है। गुस्से में वो चादर ओढ़ के सोती है, लेकिन अचानक वो चादर के अंदर फंस गई थी। इनफैक्ट रॉनी को ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने माँ के पेट के अंदर है, जहाँ वो चिपचिपी पानी में डूब रही है। रॉनी यहाँ स्ट्रगल करने लगती है और किसी तरह अंदर से निकलने की कोशिश करती है। वो हड़बड़ा के पेट फाड़ के निकलती है और निकलने के बाद वो अपनी माँ को देखती है, जो कि नॉर्मल तो नहीं दिख रही थी। आई मीन वो पूरी घोस्टली मोड में थी और उनका पेट फट गया था, मतलब उसी से रॉनी निकली थी। नाउ रॉनी की माँ, जो कि असल में पेनीवाइज की इल्यूजन है, वो रॉनी से कहने लगती है कि तुम जन्म लेके मुझे खा गई और अब तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारे पिता जेल जाएंगे।
बेसिकली दोस्तों रॉनी के जन्म के वक्त ही उसकी माँ गुजर गई थी और इसी बात के लिए पेनीवाइज रॉनी को गिल्ट कर रहा था। खून और चिपचिपी पदार्थ से लथपथ रॉनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी हुई थी। इसी कॉर्ड की मदद से रॉनी की माँ उसे खींचने लगती है और यहाँ रॉनी की माँ के पेट पे पेनीवाइज के दांत दिखते हैं जो कि रॉनी को खाने के लिए तैयार थे। बचने के लिए रॉनी अपने दांत से अम्बिलिकल कॉर्ड को काटती है और समहाउ बच के निकलती है। रॉनी यहाँ काफी चिल्ला रही थी और तभी कमरे में रॉनी के पिता आते हैं और यहाँ सब कुछ एकदम नॉर्मल था, एज इफ कमरे में कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे में रॉनी के पिता को लगता है कि शायद रॉनी उनके झगड़ने से परेशान हो गई है, लेकिन सच्चाई तो हम व्यूअर्स को पता है। खैर इसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहां हम 3 ब्लैक एयरमैन को देखते हैं। इनमें एक डिक हैलोरन है और बाकी 2 थे रेजी और जैक्स। इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि हैलोरन के अटैक वाले सिलसिले में भी ब्लैक एयरमैन को क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन हैलोरन को कोई क्वेश्चन नहीं किया था। हैलोरन के हिसाब से वो एक सीक्रेट स्पाई मिशन पे काम कर रहा है, जिसके कारण कोई उससे सवाल जवाब नहीं करता है। इसी बीच बार में पुलिस चीफ आते हैं और यहाँ डैन नामक बंदा और काउंसिलमैन पुलिस चीफ पे दबाव डालते हैं कि बच्चों के मिसिंग केस में जल्द से जल्द हैंक को गिरफ्तार किया जाए। इफ चीफ ऐसा नहीं कर पाता है तो अगले इलेक्शन में मेयर बनना तो छोड़ो, ये चीफ कहीं का नहीं रहेगा। इसी प्रेशर में चीफ गुस्सा होता है और गुस्से में उसकी नजर हैलोरन, रेजी और जैक्स पे जाती है। वो इन तीनों को एंजॉय करते देखता है जिससे उसकी जलती है और ऐसे में वो बार के ओनर से कह के इन्हें बाहर निकलवाने की सोचता है, लेकिन इससे पहले ही हैलोरन समझ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है और वो अपने 2 दोस्तों के साथ खुद ही यहाँ से निकल लेता है। खैर ये तीनों पीते हुए एयरबेस के पास जाते हैं जहाँ अगेन गार्ड इनके साथ बदतमीजी से पेश आता है, लेकिन हैलोरन अपना नाम बताता है और जब गार्ड हैलोरन का नाम हायर ऑफिसर्स को कहता है तो ऑफिसर्स तुरंत कहते हैं कि इन्हें अंदर आने दिया जाए। यानी कि दोस्तों हैलोरन वाकई किसी सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिससे उसकी लेवल और पहुंच, मतलब उसको जो प्रिविलेजेस मिल रही है वो काफी अच्छी है। खैर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां मिलिट्री वाले लोग एक साइट पे खुदाई कर रहे थे। यहाँ कर्नल फुलर हैलोरन के पास जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे कहने पे हम अब तक 4 साइट्स खोद चुके हैं, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं है। अगर इस बार भी कुछ नहीं मिला तो हैलोरन की सारी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो सब छीन ली जाएगी। हैलोरन यहाँ वादा करता है कि इस बार वो लोग उस चीज के काफी करीब है और हैलोरन उसे फील कर सकता है। वहीं अगर स्कूल की बात की जाए तो लंच टाइम पे रॉनी आके लिली से मिलती है। रॉनी बताती है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ है और वो लिली से रिक्वेस्ट करती है कि लिली पुलिस को सब सच बता दे। सच ये कि थिएटर वाली रात उन्होंने डेविल बेबी को देखा था जिसके पंख थे और वही डेविल बेबी फिल, टेडी और सूजी को खा गया। अब लिली ये बात बोलने से इनकार करती है क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात कोई मानेगा नहीं। उल्टा लिली को सब पागल समझ के वापस जुनिपर हिल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भेज देंगे। रॉनी लिली को सच बताने के लिए फोर्स करने लगती है क्योंकि कहीं न कहीं रॉनी के पिता फंसने वाले थे। रॉनी सबके सामने लिली पे काइंड ऑफ चिल्ला देती है जिसके लिए उसे डिटेंशन दिया जाता है। अब दोस्तों इन दोनों को बातें करता देख मार्ज इनका मजाक बनाती है ताकि वो पैटी और उसके ग्रुप में इंक्लूड हो सके। खैर यहाँ से फोकस विल पे आता है जिसका एक दोस्त बनता है नेम्ड रिच मार्ज या उन ग्रुप ऑफ गर्ल्स को पसंद करता था, ऑल्दो वो लोग रिच को भाव नहीं देती थी। नाउ विल कॉरिडोर में बैठ के साइंस पढ़ रहा होता है जब एक बंदा वहां स्टिंक बॉम्ब फेंकता है, मतलब जिससे काफी महक जाएगा पूरा कॉरिडोर। इससे विल भागता है और टीचर से टकरा जाता है। टीचर को लगता है कि विल ही ये स्टिंक बॉम्ब फेंका है और ऐसे में विल को डिटेंशन मिलती है। डिटेंशन में विल की मुलाकात रॉनी से होती है और ये दोनों थोड़ी बातें करते हैं। फिर खिड़की से ये लोग देखते हैं कि पुलिस चीफ लिली को अपने साथ ले जा रहे थे। अब दोस्तों पुलिस चीफ लिली को डराते हैं, सेइंग कि अगर वो रॉनी के पिता हैंक के खिलाफ बयान नहीं देगी तो इल्जाम उस पे ही आएगा क्योंकि वही खून से लथपथ थी और 3 बच्चे जब गायब हुए थे तो वही वहां पे थी। अब अगर इल्जाम लिली पे आता है तो उसे कहां जाना होगा? वेल, जुनिपर हिल असाइलम। नाउ लिली जुनिपर हिल वाली असाइलम से कितना डरती है ये तो हम सब जानते हैं और ऐसे में पुलिस चीफ कहते हैं कि इस सब से बचने के लिए लिली को बस इतना कहना है कि वो श्योर नहीं है कि उस रात वो हैंक को देखी थी या नहीं। प्रेशर में लिली हामी भर देती है और इतना पुलिस वालों के लिए काफी था। जी हाँ दोस्तों, अगले ही सीन में पुलिस वाले जबरदस्ती हैंक को गिरफ्तार कर लेते हैं और इससे परेशान होकर रॉनी सीधा लिली के घर जाती है। लिली की माँ रॉनी को भगा देती है, लेकिन इस सबसे लिली बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गई थी क्योंकि लिली को पता था कि उसकी वजह से ही रॉनी के पिता अरेस्ट हुए हैं। खैर दूसरी तरफ सीन अगले दिन का आता है जहां लीरो हैनलन जेल में मास्टर से मिलने जाते हैं। बेसिकली हैनलन को पता था कि उस पर अटैक मास्टर्स नहीं किया है। इनफैक्ट हैनलन यहाँ मास्टर्स के सामने वही सोवियत गन मैकारोव PM डालता है जिसे लोड करना बहुत डिफिकल्ट माना जाता था। देन वो मास्टर्स को भड़काता है और गुस्से में भी मास्टर्स उस गन को लोड तक नहीं कर पाता, जबकि जो लोग हैनलन पे अटैक किए थे वो 1 सेकंड में सेम गन को लोड किए थे। इससे प्रूव होता है कि मास्टर्स भले रेसिस्ट है लेकिन वो हैनलन पे हमला नहीं किया था उस रात। ऐसे में हैनलन सीधा जनरल शॉ के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए प्ली डालेंगे क्योंकि उनके हिसाब से मास्टर्स भले रेसिस्ट है लेकिन है तो इनोसेंट। ये सुन के जनरल शॉ फाइनली एडमिट करते हैं कि हैनलन पे हमला वही करवाए थे क्योंकि वो मेक श्योर करना चाहते थे कि एक्सट्रीम प्रेशर में भी हैनलन देश की सीक्रेट्स ना बेचे। हैनलन इस टेस्ट को पास कर गया था। और रही बात कि जो लोग हैनलन का टेस्ट लेने आए थे, मतलब वो 3 मास्क्ड लोग, वो लोग हैनलन
विलन को मेटल पाइप से क्यों मारे, तो वो सब सिचुएशन में हो गया था, इट वाज अ मिस्टेक। जो भी हो, जनरल कहते हैं कि वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें वो हैनलन को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। हैनलन ही इसलिए क्योंकि वो ना सिर्फ बहादुर है बल्कि वो टैलेंटेड है और वो देश के लिए कुछ भी कर सकता है। जनरल को ऐसे ही बंदे चाहिए थे। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो कि सुपरमार्केट में सामान वगैरह खरीदने जाती है। वहां उसके पीछे हम कुछ कस्टमर्स को अजीब तरह से मूव करते देखते हैं, यानी पेनीवाइज अपना खेल शुरू कर चुका है। लिली जिस भी सेक्शन में जाती उसके पीछे का रास्ता ब्लॉक हो जा रहा था। कॉर्नफ्लेक्स वाले सेक्शन में लिली को पैकेट्स पे मैटी, सूजी, फिल और टेडी के फोटोज दिखने लगे थे। देन जब लिली पिकल्स जार वाले सेक्शन में पहुंचती है तो एकदम से उसे एक पिकल जार में अपने पिता दिखने लगते हैं। उसके पिता कटे हुए जार में बंद थे और वो अजीब बातें करने लगते हैं। डर के लिली जार को तोड़ देती है और तब पिकल्स के शेप में उसके पिता मूव होने लगते हैं, ये कहते हुए कि जस्ट वन किस फॉर पापा। फिर एकदम से सारे जार्स टूटने लगते हैं और लिली इसमें फंस जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पिकल्स वाले पापा उसके करीब आ रहे हैं और ऐसे में लिली चिल्लाना शुरू करती है। पिकल वाले पापा के टेंटिकल्स लिली के मुंह के अंदर आ रहे थे और तभी एकदम से लिली अपने होश में आती है, जहां वो सुपरमार्केट के एक सेक्शन के कोने में चिल्ला रही थी और सभी लोग उसे घूर रहे थे। इनफैक्ट लिली पिकल का एक जार भी फोड़ दी थी एंड दिस मींस कि लिली के मेंटल हेल्थ को लेके अब रिपोर्ट करी जाएगी। इनफैक्ट थोड़ी ही देर बाद हम लिली को अपनी माँ के साथ एक कार में देखते हैं जो कि उसे जुनिपर हिल छोड़ के आ गई थी। यहाँ हम जुनिपर हिल के डॉक्टर्स को देखते हैं जिनकी स्माइल काफी क्रीपी थी। खैर यहाँ से सीन चेंज होकर वापस जनरल और हैनलन पे आती है, जहाँ हम व्यूअर्स सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जान पाते हैं। दरअसल जनरल बताते हैं कि अर्लियर दिस ईयर क्यूबन्स और सोवियत हवाना में एक एग्रीकल्चर समिट के लिए मिले थे। वो कोई एग्रीकल्चर समिट नहीं था, रादर सोवियत वाले प्लान कर रहे हैं कि कैसे वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को क्यूबा में प्लेस करेंगे जो कि यूएस के काफी करीब है। ऐसे में यूएस वाले शुरू करते हैं ऑपरेशन प्रीसेप्ट और यही उनका सीक्रेट प्रोजेक्ट है। ये क्लासिफाइड डीओडी क्रैश प्रोग्राम है जिसका पर्पस है कोल्ड वॉर को जीतना, इससे पहले कि एक भी मिसाइल फायर हो। इसके लिए ये लोग एक वेपन की तलाश में है जो कि डेरी में काफी पहले दफन हुआ था। ये एक ऐसा वेपन है जो कि डर जनरेट करता है और अगर इस वेपन को कंट्रोल कर लिया गया तो अमेरिका वाले सोवियट्स के मन में इतना डर भर देंगे कि ये लोग ऐसे ही वॉर जीत जाएंगे। ये वेपन इतना ताकतवर है कि इसके मात्र नजदीक आने से डर से खत्म होना तक पॉसिबल है। इस वेपन के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लाइक ये क्या है, कहां से आया है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये कुछ ऑब्जेक्ट से सराउंडेड है जिसे बीकन्स भी कह सकते हैं। तो अगर इन बीकन्स को ढूंढ लिया गया तो उस वेपन को ढूंढा जा सकता है और हैनलन का यही काम रहेगा कि वो वेपन ढूंढने में हेल्प करे। तभी यहाँ कर्नल फुलर आते हैं और वो कहते हैं कि डिग साइट पे कुछ तो मिला है। जनरल और हैनलन फौरन डिग साइट पे जाते हैं जहां इन्हें एक पुराने जमाने की गाड़ी दिखती है और इस गाड़ी के अंदर ढेर सारे इंसानी कंकाल भरे हुए थे विद सम वेपन्स और गाड़ी में बुलेट होल्स थे। यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इट वेलकम टू डेरी के पहले 2 एपिसोड्स की कहानी और यहाँ काफी सारी एडिशनल डिटेल्स है जिन पे हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ कई कैरेक्टर्स हैं जिसे हम काइंड ऑफ पहचान रहे हैं। सबसे पहले तो डिक हैलरन ही है जिसके बारे में हम वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं और हैलरन की मदद से ही प्रोजेक्ट प्रीसेप्ट चल रहा है जहाँ ये फियर वाली वेपन ढूंढी जा रही है। यानी कि शायद हैलरन अपनी शाइन की मदद से पेनीवाइज को लोकेट कर रहा होगा क्योंकि वही वेपन हो सकता है ऑफ फियर। एंडिंग सीन में जो कार्ड मिला है विद ह्यूमन स्केलेटन उसका रेफरेंस भी शायद काफी हद तक क्लियर है। देखो आखिरी सीन में हमने क्लियरली देखा है कि जब मिलिट्री एक साइट पे डिगिंग कर रही होती है तो उन्हें मिट्टी के नीचे एक पुरानी 1930s वाली मॉडल कार मिलती है और इस कार के अंदर कुछ स्केलेटन्स मिलते हैं। देन पूरी कार बुलेट होल से भरी हुई थी। इनिशियली तो ये एक ऑर्डिनरी क्राइम सीन लगता है, लेकिन जैसे जैसे कैमरा जूम करता है पता चलता है कि ये किसी रैंडम एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं है बल्कि ये एक मैसाकर था, ब्रैडली गैंग मैसाकर। ये इंसिडेंट स्टीफन किंग के इट नोवेल में भी मेंशन हुआ है और शो ने उस मूवमेंट को फाइनली स्क्रीन पे विजुअलाइज किया है। सो 1930s के दौरान डेरी के अंदर ब्रैडली गैंग एक ग्रुप था, एक खतरनाक गैंग था जो कि बैंक में चोरी करते थे। इन जनरल ये लोग आउटलॉस थे और काफी नोटोरियस थे। ये गैंग अपने क्राइम स्प्री के दौरान लोकल बैंक्स लूटते थे और लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते भी थे। लेकिन एक दिन जब वो डेरी टाउन में आए तो कुछ अलग हुआ। पूरा टाउन उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। मेन, विमेन एंड इवन कुछ बच्चे तक गन्स लेकर उनके पीछे लग गए और उन्हें गोली मार दी गई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में कभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ पर स्टीफन किंग के यूनिवर्स में कहा गया है कि इस मैसाकर के पीछे पेनीवाइज का इन्फ्लुएंस था। पेनीवाइज ने डेरी के अंदर के लोगों का कलेक्टिव हेट और रेज जगाया, उन्हें मैनिपुलेट करके गैंग को मारने पे मजबूर किया। यानी वो एक तरह से डेरी के लोगों के दिमाग से खेल रहा था, उनकी इनर इविल को बाहर ला रहा था। तो जब वेलकम टू डेरी में वो कार्ड मिलती है जिसमें ब्रैडली गैंग के स्केलेटन्स बैठे हैं तो ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल डिस्कवरी नहीं होती, ये डेरी के शापित पास्ट का फिजिकल प्रूफ है। इसके थ्रू ही शायद
शायद मिलिट्री वाले लोग पेनीवाइज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिसे शायद वो लोग वेपन ऑफ फियर समझ रहे हैं। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, इट वेलकम टू डेरी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो काफी हद तक इट फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स के फैमिली वाले ही हैं, लाइक उनकी लास्ट जनरेशन, जैसे लीरॉय हैनलन जो शो में एक कोरियन वॉर वेटरन और फैमिली के साथ डेरी आए हैं, वो उसी हैनलन लाइनेज से आता है जिसका ग्रैंडसन था माइक हैनलन, जिसे हमने ओरिजिनल इट फिल्म में लूजर्स क्लब के एक की मेंबर के रूप में देखा है। फिर एक और एग्जांपल है टेडी उरिस। टेडी भले शो में नहीं बचा, लेकिन आप उसकी सरनेम पे ध्यान दीजिए, विच इज उरिस। ये डायरेक्टली नॉट है स्टैनली उरिस की फैमिली से, जो कि ओरिजिनल मूवी का मेंबर है। तो एसेंशियली शो में दिखाए गए कैरेक्टर्स फ्यूचर में एग्जिस्ट करने वाले कैरेक्टर्स के ही एंसेस्टर्स हैं। इससे फिल्म और नोवेल दोनों की लोर काफी डीपन होती है। इंसानों के अलावा यहाँ कई लोकेशंस को भी रेफर किया गया है, जैसे जुनिपर हिल असाइलम, देन बनियन वाला स्टैचू बन रहा है एंड ऑल दैट। साथ ही जिस तरह से ब्लैक लोग के प्रति टाउन में हेट्रेड है, ये श्योरली ब्लैक स्पॉट फायर इंसिडेंट की तरफ इशारा कर रही है। ब्लैक स्पॉट फायर इंसिडेंट स्टीफन किंग के इट यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और ट्रैजिक इवेंट है और इसे वेलकम टू डेरी सीरीज में भी हाईलाइट किया जाएगा, आई थिंक दिखाया भी जाएगा। सो डेरी के आउटस्कर्ट्स में एक जगह थी जिसका नाम था द ब्लैक स्पॉट, बेसिकली एक जैज क्लब जिसमें मोस्टली ब्लैक सोल्जर्स जाते थे, उन लोगों ने ही इसे बनाया था। एपिसोड 2 में हम देखे भी कि कैसे एक क्लब से हैलरन, रेजी और जैक्स को बाहर निकलना पड़ा था जस्ट बिकॉज एक व्हाइट ऑफिसर गुस्से में था। तो ऐसे में ब्लैक लोग एक अलग क्लब बना लिए थे जहां पे सिर्फ ब्लैक लोग ही जाएंगे। ऐसे में ये जो क्लब था वो ब्लैक लोगों के लिए एक सेफ हेवन था। वहां म्यूजिक होगा, डांस होगा, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी थी। बट डेरी जैसे टाउन में जहां रेसिज्म और हेट्रेड अंदर तक बसा हुआ था, ये जगह कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। एक व्हाइट सुप्रीमिस्ट ग्रुप जिसका नाम था द मेन लीजन ऑफ व्हाइट डिसेंसी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ब्लैक स्पॉट को एक मैसेज के रूप में मिटा देंगे। एक रात जब क्लब के अंदर सेलिब्रेशन चल रही थी तो उन्होंने बिल्डिंग के बाहर पेट्रोल डाल के आग लगा दी। पूरा क्लब एक ब्लेज में बदल गया और अंदर नाच रहे और गा रहे लोग समाप्त हो गए। इसे एक्सीडेंट बोल के तुरंत कवर अप भी कर दिया गया था। लेकिन स्टीफन किंग की लोर के मुताबिक ये सिर्फ इंसानी हेट का रिजल्ट नहीं था, बल्कि पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन का एक खेल था। जी हाँ, डेरी का इविल एंटिटी पेनीवाइज, उसने ही इस इंसिडेंट के दौरान अपना प्रेजेंस फील करवाया था और वही लोगों को भड़काया होगा, सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया होगा। कहा जाता है कि जब ब्लैक स्पॉट जल रहा था तो कुछ सर्वाइवर्स ने देखा कि एक क्लाउन उनके बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था, ऐसे जैसे वो पूरी ट्रेजेडी का मजा ले रहा हो। पेनीवाइज ने डेरी के लोगों के अंदर के हेट को एम्पलीफाई किया, उन्हें पुश किया इस एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन तक। ये उसका एक पैटर्न है। हर कुछ डिकेड्स में जब वो जागता है तो वो टाउन के फियर्स और डार्क इंस्टिंक्ट्स को फ्यूल करता है और फिर उन ट्रेजेडीज से अपना फीस्ट बनाता है। तभी तो इस टाउन पे पेनीवाइज का इतना इन्फ्लुएंस है कि यहाँ गलत चीजें ही होती रहती है। बच्चे एक दूसरे को इस हद तक पीटते हैं या बुली करते हैं जो कि मोरल नहीं है। देन इन जनरल लोगों में इंसानियत बहुत कम है। सो यस, मैंने बताया था ना, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये टाउन इस तरह का है, तो रीजन है पेनीवाइज। सो यस, इस सीरीज में हमें ये सब देखने को मिलने वाला है और सीरीज के इंट्रो पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ काफी चीजें क्लियर कर दी गई है। लाइक इंट्रो शुरू होती है पॉल बनियन की स्टैचू से, देन एक बच्ची सुअर होल में देख रही होती है जहां ऑफ कोर्स पेनीवाइज उसे ट्रैक करके बुलाया होगा। फिर एक बच्चा कैंडी के पीछे भाग रहा है जो कि अगेन पेनीवाइज का बेट है क्योंकि हम उसकी आंखें देख पाते हैं। फिर जुनिपर हिल असाइलम का एक सीन है जहां बच्चों को एंड इन जनरल पेशेंट्स को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। सिंबॉलिकली जुनिपर हिल डेरी के डार्क कॉन्शियसनेस का एक्सटेंशन है, मतलब वो प्लेस जहां पेनीवाइज के साइकोलॉजिकल इफेक्ट का रिजल्ट बंद करके रखा जाता है। यहाँ के मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स पेनीवाइज के कारण ही वैसे बन गए हैं और अक्सर वो हैलुसिनेशंस और फियर बेस्ड विजन देखते हैं। और इन सब में एक कॉमन थ्रेड ये होता है कि उन्होंने किसी क्लाउन को देखा है। नोवेल में लिखा है कि कई इनमेट्स चिल्लाते हुए बोलते हैं कि उन्होंने द क्लाउन को देखा है या उसकी आवाज सुनी है, पर इन जनरल लोग उनकी बात का विश्वास नहीं करते। इससे एक क्लियर हिंट मिलता है कि पेनीवाइज का जो टेरर है वो सिर्फ टाउन के बच्चों तक लिमिटेड नहीं बल्कि जुनिपर हिल के अंदर तक घुस गया है। एनीवेज, इंट्रो में आगे हम पेनीवाइज को कुछ फैमिली फोटोज के बैकग्राउंड में देखते हैं, व्हिच अगेन वर्क्स विद द लोर, क्योंकि कुछ जगह पे पेनीवाइज की तस्वीर भी आई है और ऐसा हमने इट मूवी के अंदर देखा भी था। मतलब बच्चों ने, लूजर्स क्लब ने इस चीज को डिस्कवर किया था। देन स्कूल तक के अंदर पेनीवाइज का हॉरर है और फिर पेनीवाइज को हम कार पे शूट करते देखते हैं जो कि ऑफ कोर्स ब्रैडली गैंग वाले इंसिडेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। देन किचनर आयरन वर्क्स के बोर्ड के सामने लोग जल रहे हैं और इसकी भी एक हिस्ट्री है। ये एक पुरानी आयरन स्मेल्टिंग फैक्ट्री थी जो डेरी के आउटस्कर्ट्स में बनी थी और उसका कोलैप्स टाउन के हिस्ट्री में सबसे पहले मास ट्रेजेडीज में से एक माना जाता है। नोवेल के लोर के मुताबिक 21 मई 1906 को किचनर आयरन वर्क्स में एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था। उस दिन डेरी के बच्चों के लिए एक ईस्टर एग हंट रखा गया था। अराउंड 100 से ज्यादा बच्चे फैक्ट्री के नियर बाई फील्ड में खेल रहे थे। जब उन्होंने एग्स ढूंढना शुरू किया तब आयरन वर्क्स के अंदर से एक ब्लास्ट हुआ जिसने पूरी बिल्डिंग उड़ा दी। आग लग गई, आयरन स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हुए और ऑलमोस्ट 88 चिल्ड्रन और कुछ एडल्ट्स तुरंत ही समाप्त हुए। अगेन ये सब पेनीवाइज का ही किया धरा है क्योंकि डेरी में हर ऐसी इंसिडेंट के पीछे उसका ही हाथ होता है। आगे इंट्रो में फाइनली वेलकम टू डेरी का लोगो आता है। सो
यस, शायद हम सीरीज के अंदर ऐसी काफी सारी चीजें देखने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली कुछ घटनाओं के टाइमलाइन को बदल दिया जाएगा, क्योंकि आयरन वर्क्स वाला कांड तो 1908 में हुआ था, तो पता नहीं उसे ये लोग 1908 का ही फ्लैशबैक बोल के दिखाएंगे या फिर करंट टाइमलाइन में जोड़ देंगे। वैसे ब्रैडली गैंग वाला 1930s का ही कांड है, क्योंकि वो कार एक्चुअली में डिगिंग में मिली है। जो भी हो, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि मेकर्स पूरी मिलिट्री वाली स्टोरी लाइन को कैसे इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ काफी क्लियरली बता दिया है, और अब भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वहीं वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।